नीट पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड का भी पता है और उसी तक पुलिस हर हाल में पहुंचना भी चाहती है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। नीट पेपर लीक मामले में अब जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर पटना के अलावा रांची के केंद्रों पर भी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मिले थे। सूत्रों की माने तो रांची में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के पास क्वेश्चन पेपर एक रात पहले ही पहुंच गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिशकर्ताओं का नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईओयू ने पेपर लीक कांड से जुड़े शख्स सिंटू कुमार को देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ईओयू चिंटू को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है। इसके अलावा मामले में अन्य 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ईओयू ने शुक्रवार देर रात 1 बजे सिंटू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सिंटू ने फटाफट अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उत्तर तालिका मिलने की बात भी उसने स्वीकार की है। रवि अत्री गैंग ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिलने के बाद उसे व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार को भी भेजा था। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले की प्रमुख कड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू इस मामले की परत दर परत जांच कर रही है। ईओयू इस रैकेट की तरह तक पहुंचने की कोशिशों में लगा हुआ है। पुलिस इस लिंक का भी पता लगाने में लगी हुई है, जिसके जरिए नीट पेपर सॉल्वर गैंग तक पहुंचना जा सकता है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में अत्री गिरोह का भी नाम कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसके सदस्यों ने बिहार में सिकंदर और संजीव को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। जहां एक और नीट और यूजीसी नेट परीक्षा का पर्चा लीक होने को लेकर देश भर में आक्रोश है। छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। नीट परीक्षा को लेकर मचे हंगामे के बीच कल कई सेंटर्स पर री एग्जाम कराए जाएंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को री एग्जाम होना है। इस एग्जाम के लिए 6 नए टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ के सिर्फ एक सेंटर को दोबारा री एग्जाम का सेंटर बनाया गया है। यहाँ सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देंगे। 23 जून को 2 बजे से 5:20 तक ये एग्जाम होना है। ये एग्जाम 6 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। हरियाणा के झज्जर सेंटर को भी बदल दिया गया है। इसी सेंटर में 720 स्कोर करने वाले 6 कैंडिडेट सामने आए थे। इस सेंटर पर री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि एग्जाम के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए, ये सुनिश्चित करने के लिए एग्जाम सेंटर्स में बदलाव किया गया है। परीक्षा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो, इसके लिए एनटीए ने सेंटर्स पर ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिए हैं। एग्जाम के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा रद्द की गई थी। वहीं दूसरी ओर एनटीए ने 21 जून को सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी। 2 दिन पहले यानी 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो है अयोध्या, जहां पर हुई हार के बाद हुई समीक्षा बैठक में रार की भी तस्वीरें सामने आई है। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या में बीजेपी जीत का दम भर रही थी, लेकिन हार के बाद से अयोध्या में रार जारी है। खबर है कि हार की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह के सामने बहस के बाद राजू दास का गनर वापस ले लिया गया है। डीएम के साथ हुई झड़प के बाद से हुई इस कार्रवाई पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि मुझे योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और धन्यवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उनका स्नेह बहुत है और मुझको लगता है कि देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। समीक्षा बैठक में बहस के बाद महंत राजू दास का गनर वापस लेने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूपी में हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले, जो सच में सज्जन है। उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए।
लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से सबक लेकर सीएम योगी मिशन 2027 में जुट गए हैं। चुनाव नतीजों के बाद से सीएम योगी एक बार फिर से फुल एक्शन में है। एक ओर अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, ताकि प्रदेश की सुरक्षा में कोई चूक न हो। यूपी में बीजेपी को 80 में से 33 सीटों पर जीत मिली है। अगर 2019 में इसकी तुलना की जाए तो ये सीटें लगभग आधी हैं। अधिकांश जगह पर कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मोदी या योगी से कोई नाराजगी नहीं है, मगर जनप्रतिनिधियों को लेकर गुस्सा है। वहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले से है, जो 2027 में भी इसी फॉर्मूले से फतेह करने की फिराक में है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया है। एसपी राज्य के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से अखिलेश यादव उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को यूपी में तीसरी बार सत्ता हासिल करनी है तो 2027 से पहले आपसी झगड़ों को खत्म कर हार की असल वजह को खोजना होगा, ताकि एक बार फिर से यूपी में जीत का परचम लहराया जा सके। दिल्ली को पानी मिले, इसके लिए दिल्ली के जल मंत्री आतिशी सत्याग्रह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का पानी के लिए प्रदर्शन भी जारी है। पानी की कीमत आज दिल्ली वालों से ज्यादा कौन जान सकता है। सुबह पानी की जंग से शुरू होती है, दोपहर दिल्ली पसीना पसीना होती है, तो रात बूंद बूंद की आस में गुजर जाती है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के इस पानी पर सियासी शोर किस तरह का मचा है, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बड़ी समस्या पानी की आज नहीं, बहुत पहले से समस्या होती आ रही है, पर इसका आज तक कोई हल नहीं निकला नहीं। देश का दिल है दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली का हाल क्या है, ये टैंकर के आसपास बाल्टी भर पानी के लिए लड़ी जा रही इस जंग को देख आप समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति का शगल पुराना है। जल संकट पर नफा नुकसान खोजा जा रहा है। कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कोई अनशन पर बैठा हुआ है। मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ। दिल्ली को पानी कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन राजधानी की प्यास कब बुझेगी कहां नहीं जा सकता है। पानी पर प्रहार जारी है, तो इस पानी के जरिए दिल्ली में सियासी कहानी कहीं लिखी जा रही है। मुंबई में 6 महीने पहले हुए अटल सेतु को लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है, और इस मुद्दे पर एक दरार का, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। मुंबई के अटल सेतु को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि पुल में दरार आ गई है, जबकि उसका उद्घाटन अभी 6 महीने पहले हुआ था। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल ब्रिज का दौरा किया था। पटोले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, ये बेहद चिंताजनक है कि जिस अटल सेतु पुल का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, उसमें दरार आ गई है। दरअसल शुक्रवार को नाना पटोले नवी मुंबई की तरफ से अटल सेतु को कनेक्ट करने वाली सड़क पर पहुंचे और सड़क पर बनी दरारें मीडिया को दिखाने लगे। साथ ही राज्य सरकार पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस की ओर से अटल सेतु पर दरारें होने की खबरों के बाद से बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। कांग्रेस के दावे के बाद से अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को झूठ बताया है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि अटल सेतु पर तो कोई दरार ही नहीं है, न ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है, जो अटल सेतु से जुड़ती है। आंध्र प्रदेश की नई सरकार सीएम योगी की राह पर चल चुके हैं। अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलने की नई सरकार धड़ाधड़ फैसले ले रही है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रशासन ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का ऑफिस ध्वस्त कर दिया है। राज्य के विजयवाड़ा के टोडेपल्ली जिले के अंदर वाईएसआरसीपी कार्यालय पर नई सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसके बाद से वाईएसआरसीपी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर बदले की राजनीति का आरोप भी लगाया है। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने कहा है कि उसने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई पूरी होने पर ताडेपल्ली में उनके केंद्रीय कार्यालय भवन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के खिलाफ आदेश देने का अनुरोध किया गया था, जिसे पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नई सरकार ने कार्रवाई की। वाईएसआरसीपी का निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जे वाला है। इस आरोप के लेकर जगन की पार्टी ने कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन था। फिर भी टीडीपी सरकार ने वाईएसआरसीपी के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया है, जो कि बदले की नीति है।
स्टेट विजिट पर पहुंची भारत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की है। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सेरेमोनियल वेलकम भी किया। शेख हसीना से राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम पिछले 1 साल से करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का ये दौरा अहम है क्योंकि वो हमारे तीसरे कार्यकाल में पहली स्टेट गेस्ट के तौर पर आई हैं। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारे अहम पड़ोसी देशों में से एक है। पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया। India is our major neighbor. पिछले 15 दिन में ये दूसरी बार है जब शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। इससे पहले वो 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नई दिल्ली आई थी। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। घाटी में हर आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने मोर्चा संभाला है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था पर रिव्यू मीटिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी समेत केंद्रीय एजेंसियों के भी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आगामी 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रा शुरू कर सकेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीएसएफ भी तैयारियां पूरी कर इस यात्रा की शुरू होने का इंतजार कर रहा है। बीएसएफ की डिजास्टर रिस्पांस टीम अमरनाथ गुफा मार्ग पर तैनात रहेगी ताकि किसी भी समस्या के वक्त तुरंत एक्शन लिया जा सके। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर फिर 19 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगी। इस 18वीं अमरनाथ यात्रा में बालाघाट पहलगाम मार्ग से भक्त यात्रा करेंगे। वहीं 1 जुलाई को भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन हो पाएंगे। 29 जून 2024 में इसमें यात्रियों के लिए नाश्ता, भोजन, चाय की जरूरी व्यवस्था रहेगी। वहीं बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था भी की जाएगी।